हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शुभम और हम इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के यूनिट 2 का टॉपिक कर रहे हैं सिक्योरिटीज वैल्यूएशन का। उसमें किस तरह से अलग अलग सिक्योरिटीज हैं। सबसे पहले बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स थे जो आपके क्या थे, डेट इंस्ट्रूमेंट्स थे। उसके बाद आपके जो इक्विटी कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं जिसमें प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन है, उसके अंदर रिडीमेबल इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को वैल्यू किस तरह से करनी है। एंड देन वी केम ऑन कि भाई इक्विटी शेयर्स को किस तरह से वैल्यू करना है। उसके अंदर हमने अभी तक जो है कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल वो डिस्कस कर लिया है कि ग्रोथ रेट जो है वो डेफिनेट है, फिक्स्ड परसेंटेज है, हर साल इतना इतना ही आपको बढ़ेगा। लेकिन वो एक रियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट नहीं करता। मार्केट में अप्स एंड डाउन्स कॉन्स्टेंटली चलते रहते हैं, वो कभी भी स्टेबलाइज नहीं रह सकता। उस चीज को फैक्टर इन जब हम करते हैं, उस इनस्टेबिलिटी को, इनकंसिस्टेंसी को, अप्स एंड डाउन्स को, तो हमारे को एक नया वैल्यूएशन का तरीका निकल के आता है जिसका नाम है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। कि जो ग्रोथ है वो एक फिक्स्ड या डेफिनेट परसेंटेज टर्म्स में नहीं होगी, उसके अंदर अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव होगी, अगले साल या अगले पीरियड के अंदर वो नेगेटिव हो सकती है, देन अगेन वो पॉजिटिव हो सकती है, या नेगेटिव होगी एंड देन पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाए। तो इस तरह की जो है, और अगर पॉजिटिव भी है तो उसके अंदर भी फिक्स्ड परसेंटेज नहीं है। 5% इस साल, अगले साल हो सकता है 7% हो, देन अगेन फिर 6% पे डिप कर जाए। तो इस तरह की चीजें आपकी चलती रहेंगी। उस जो वेरिएबिलिटी है, उस इनकंसिस्टेंसी, उस इनस्टेबिलिटी को जब आप फैक्टरिंग करते हैं इक्विटी वैल्यूएशन के लिए, तो हमारा मॉडल जो निकल के आता है वो आता है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। इसी चीज को पढ़ेंगे तो ये देखते हैं क्या है। द अजम्पशन ऑफ जीरो एंड कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल इन प्रीवियस पैराग्राफ सीम अनट्रू फॉर फास्ट ग्रोइंग फर्म्स। तो वो अनरियलिस्टिक पिक्चर प्रेजेंट करता है कि कॉन्स्टेंटली आप एक ही ग्रोथ रेट के ऊपर काम करे जा रहे हैं, ये मार्केट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता। फर्दर ग्रोथ ऑफ द फर्म इज डिफरेंट इन डिफरेंट फेजेस ऑफ द इकोनॉमी। तो एक फर्म की जो ग्रोथ है वो इकोनॉमी की ग्रोथ की डिफरेंट फेसेस के अंदर डिफरेंट हो सकती है। अब कोविड के टाइम में इकोनॉमिक ग्रोथ वीकर थी, नेगेटिव में भी थी, तो ऑब्वियसली वो क्यों थी? क्योंकि इकोनॉमी का एक फैक्टर है क्या, इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री अगर वीकर होगी तो जो कॉमुलेटिव इफेक्ट है, उसका कंपाउंडेड इफेक्ट है, वो कहा जाएगा इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। तो इस तरह से ये दोनों चीजें जो हैं आपस के अंदर कोरिलेटेड हैं। Hence, variable growth model of dividend is appropriate to value equity share. It requires 4 steps to be followed to arrive the value of equity stock. तो इसके अंदर जो है वो एक रियलिस्टिक पिक्चर, ट्रू एंड फेयर पिक्चर प्रेजेंट होकर आती है। और इसके अंदर जो है ना 4 स्टेप्स डिवाइडेड हैं कि किस तरह से आपको वैल्यू करना है इक्विटी शेयर्स को वाया वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। तो सबसे पहले क्या आएगा, कंप्यूट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ ईच ईयर ड्यूरिंग द सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड। तो आपको नॉर्मल, सुपर नॉर्मल ये पीरियड तो आपको पता होगा। नॉर्मल प्रॉफिट्स का टाइम या नॉर्मल टाइम वो टाइम होता है जब आप ब्रेक इवन कर रहे होते हैं। आपका इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी कॉस्ट को फुली कवर कर रहा है लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं कमा के दे रहा है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या सुपर नॉर्मल पीरियड वो होता है जिसके अंदर आपके प्रॉफिट जो है वो सिर्फ कॉस्ट को ब्रेक इवन तो कर रहे हैं, यानी कवर तो कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी ओवरहेड भी क्रिएट करके आपको दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्मल क्या है कि आपकी 100 रुपए की कॉस्ट आई तो 100 रुपए आपका क्या रहा, प्रॉफिट रहा। आपका जो नेट जो इनकम है वो क्या हो गई, नलीफाई हो गई एक दूसरे के साथ। ऑन दी अदर हैंड, आप जो सुपर नॉर्मल पीरियड है उसके अंदर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपकी कॉस्ट 100 है और आपने 110 रुपए कमाए हैं, प्रॉफिट आपका 110 है, तो आपके पास यहाँ पर 10 रुपए का क्या क्रिएट हो गया, ओवरहेड भी क्रिएट हो गया। तो ये चीज क्या है, सुपर नॉर्मल पीरियड। तो इसके अंदर हमको ये मानना पड़ेगा कि ये एजम्पशन है, ये स्टेप है कि सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड के अंदर, यानी कि जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उससे ज्यादा अगर ग्रोथ आ रही है तो वो आपका सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड आ जाएगा। उसके अंदर हमको जो एक्सपेक्टेड डिविडेंड है उसका क्या, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो। जब वो कर लोगे तो कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग इनिशियल ग्रोथ पीरियड। तो शुरुआती दौर के अंदर जो है वो आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो एक्सपेक्टेड ग्रोथ की। तो ये स्टेप्स जो है प्रैक्टिकल अगले ये यहाँ पर दिखाएंगे। तो एक बार इसको थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं, वो चीज से आपको बेहतर समझ में आएगा। डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। उसके बाद इन दो प्रेजेंट वैल्यू को क्या करना है, ऐड कर देना है, जिससे आपको इक्विटी स्टॉक की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, ताकि समझ में आए। तो देखो क्या है, एक एग्जांपल दे रखा है, XYZ कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹2। इसको 2 ना करके यहां पर कीजिए 4, क्योंकि ये थोड़ा मिसप्रिंट है, 4 पर शेयर। XYZ कंपनी डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड ऑफ 4 per share. Company expects that the dividend will grow at a 12% ग्रोथ रेट। तो इनिशियल पीरियड का हमें ग्रोथ रेट दे रखा है, ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट है कि भाई हमको जो है लग रहा है कि 12% का जो है ग्रोथ रेट आएगा अगले 4 सालों के अंदर।
एट द एंड ऑफ 4 ईयर द डिविडेंड ग्रोथ रेट शोज डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ 6% फॉर द फोर्सिबल फ्यूचर। 4 साल के बाद हमको ये नजर आता है कि जो हमारा ग्रोथ रेट है वो 6% का डिक्लाइन रेट शो कर रहा है आने वाले पीरियड के अंदर, यानी कि 5वें साल या उसके बाद 4 साल तक तो 12% का ग्रोथ रेट मिलेगा, वो कांस्टेंट है। 4 साल के बाद वेरिएबिलिटी स्टार्ट होगी, उसके अंदर फिर 6% का हमें क्या देखने को मिलेगा, डिप देखने को मिलेगा। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ स्टॉक अज्यूमिंग 16% एज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड पता है 12%, डिप पता है यानी कि जो हमको चौथे साल बाद देखने को मिलेगा 6%, यानी जिसको वेरिएशन कहा जाएगा, और रिक्वायर्ड कितना है 16%। तो आइए इस चीज को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टेप 1 क्या है, कैश वैल्यू ऑफ डिविडेंड एट एंड ऑफ ईच ईयर। तो जब भी आपको ये वेरिएबल मॉडल समझना है ना, तो आप उस थ्योरेटिकली स्टेप्स को ना फॉलो करते हुए ये प्रैक्टिकल के थ्रू समझिए। तो देखो क्या है, डिक्लेयर डिविडेंड कितना है 4। तो हर साल क्या है, कंपनी 4 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करती है। जिस डिविडेंड के अंदर जो रेट है वो कितना है, 12% का ग्रोथ रेट है। तो देखो माना यह जाएगा कि ईयर 1 है, तो वैल्यू भी कितनी है 1 पर शेयर। तो उसके अंदर 12% जब आप ऐड कर दोगे हर साल कंपाउंडेड वे में, तो आपको निकल के आएगा। देखो पहले साल आपका क्या है, जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो कितना है 4 रुपए। 4 रुपए के ऊपर जब आप 12% का ग्रोथ लगाएंगे तो आपको वैल्यू निकल के आएगी 1 प्लस ब्रैकेट 1 प्लस सॉरी 12%। तो आपको जो निकल के आएगा कितना आएगा 1.120। आप जब D0 को फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर यानी 12% जो ग्रोथ रेट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 गुना 1.12, तो आपको निकल के आएगा D1, यानी कि आपका ग्रोथ जो आपका ग्रो किया है जितना डिविडेंड, कि आपको 4 रुपए मिले थे 12% के ग्रोथ रेट के ऊपर, एक साल बाद आपका जो डिविडेंड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4.48। उसके बाद फिर से उस साल जो है आपको 4 रुपए डिक्लेयर किया गया। अब जो है कंपाउंडेड कर रहे हैं, तो अब यहां पर क्या होगा 1.120 के अंदर 12% ऐड होगा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो 1.24 आएगी। ये चीज जो है आप कैलकुलेटर में करके देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो अगर आप देख पा रहे हैं तो 1 प्लस 12%, तो आपको निकल के आएगा 1.12। उसके अंदर फिर से 12% ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा 1.245। इसके अंदर से फिर से 12% ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा 1.405। तो ये इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये सारी वैल्यूज निकल कर आएंगी। ये वैल्यूज निकालने के बाद आपको D1 निकालना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। कैसे, 4 गुना 1.254, 4 गुना 1.120, 4 गुना, तो सिमिलरली 1.254 के अंदर जब हम और 12% की ग्रोथ फैक्टर इन कर लेंगे तो आंसर ये आ जाएगा। फिर 1.405 के अंदर 12% और फैक्टर इन करेंगे, ये परसेंट है, डायरेक्टली ऐड मत करना, परसेंट है। तो इस तरह से जब हम ऐड करेंगे, आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होते हैं, ये चीज आपको पता होगी, तो प्लीज कैलकुलेटर जरूर लेके जाइएगा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के एग्जाम के अंदर। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो ये जब आप इसको गुना कर देंगे तो आपका ये उत्तर निकल कर आ जाएगा। अब हमारे पास D0 दे रखा था कि भाई हर साल जो है 4 रुपए हमको डिविडेंड डिक्लेयर किया जाएगा, जिसके अंदर 12% की ग्रोथ रेट उम्मीद की जा रही है। तो हमने जो है एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर निकाल लिया है, जो है हमारा 4.48, 50, 5.016, 5.620 एंड 6.296। अब इस चीज को स्टेप 2 के अंदर रखेंगे, जिसके अंदर हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है किस चीज की, वो डिस्काउंटेड फ्यूचर वैल्यू को जब हम प्रेजेंट वैल्यू के अंदर कैलकुलेट करेंगे, यानी कि इस डिविडेंड को हासिल करने के लिए हमको कितना आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करेंगे, तो वो यहां पर निकल के आएगा। देखो अब क्या है, यहां पर निकाल रहे थे फ्यूचर वैल्यू आने वाले समय में, तो ऐड कर रहे थे, है ना, कि हमको आने वाले समय में 12% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। अब हमको फ्यूचर वैल्यू पता है, ये क्या है हमारी फ्यूचर वैल्यू है, याद रखना। D0 क्या है, जो हमें मिला है। D1 क्या है, जो आने वाले समय में मिलेगा इस ग्रोथ रेट के साथ। अब हमको वो फ्यूचर वैल्यू पता है और फ्यूचर वैल्यू में मिलने वाला इंटरेस्ट पता है 16%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो उसको अब हम क्या करेंगे, डिस्काउंट करेंगे। और जब हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो करते हैं गुना, जब हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट यानी डिस्काउंट करते हैं तो करते हैं डिवीजन। तो अब ऊपर हमने क्या किया था, 1 प्लस 12%, एक का 12%। अब करेंगे एक का डिवीजन, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 1.16,
ये 16% को 1 + 16% जब आप करेंगे तो उसका जवाब निकल के आएगा 1.16। तो जब आप एक पॉइंट, आप देखिए ये चीज भी आपको कैलकुलेटर पे दिखेगी, जब आप एक को डिवाइड करेंगे 1.16 से तो आपका उत्तर निकल के आएगा 0.862। सिमिलरली जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1.16 से तो आपका उत्तर निकल के आएगा 0.743। सिमिलरली इसको फिर आप डिवाइड करेंगे 1.16 से तो आपका उत्तर निकल के आएगा 0.641 या 640, उसको राउंड ऑफ कर दिया जाएगा। तो ये चीज याद रखना कि जब आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे तो करेंगे गुना या ऐड, एक में 12% ऐड करना है। लेकिन जब आप फ्यूचर वैल्यू निकाल चुके होंगे और उसके बेसिस पे आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो आप उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पर ये चीज समझ में आई। अब ये फिर से जो है ऊपर 0.862 आया, इसको डिवाइड कर दो 1.16 से, तो ये याद रखना ये चीज। तो उसके बाद फिर नॉर्मल करना है, क्या करना है, जो आपका 0.862 आ गया उसको गुना कर दो 4.48 से। तो 4.48 को जब मैं 0.862 से गुना करूंगा तो मेरा उत्तर निकल के आ जाएगा 3.862। तो ये सारे जो है आप इसको गुना करते रहिए, आपके जो है ये प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आ जाएगी। यानी कि चौथे साल में 6.296 रुपए कमाने के लिए 16% रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट से आज मुझे 3.475 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये चीज यहां पर कैलकुलेट कर ली। तो दो स्टेप जो इंपॉर्टेंट थे वो आपके हो गए हैं। अब आपके पास फ्यूचर वैल्यू भी है 4.42 और आपके पास प्रेजेंट वैल्यू भी है फ्यूचर वैल्यू को ध्यान में रखते हुए। अब क्या करना है, वैल्यू ऑफ स्टॉक एट द एंड ऑफ इनिशियल ग्रोथ पीरियड, 4 साल के बाद। अब हमें निकालनी कब की थी, 5वें साल। चौथे साल तक तो हमारी ग्रोथ चलती रही, ग्रोथ तो कांस्टेंट नहीं है क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आ रहा है, लेकिन ग्रोथ परसेंटेज कांस्टेंट है। तो ये चीज याद रखना। अब हमको चौथे साल के बाद ये बताया गया, ये इंफॉर्मेशन दी गई कि चौथे साल के बाद एक डिक्लाइन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, किसका, 6% का। तो अब इसको भी फैक्टर इन करना है। 16% से जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न था कि 16% से ग्रो करेगा, लेकिन उसके अंदर अब 6% का डिक्लाइनिंग ट्रेंड भी हमको शो करना है। तो वो कैसे करेंगे, सिंपली माइनस करके। तो ये देखते हैं। तो अब क्या है, बिफोर अप्लाइंग फॉर्मूला वी नीड टू फाइंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड। तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना होगा, तो D4 चौथे साल में कितना है, सिमिलर वही चीज करेंगे जो ऊपर करा है, गुना कर देंगे 1.06 से। तो कि 6% का डिक्लाइनिंग रेट, तो हमने क्या बोला था कि चौथे साल तक तो ग्रो करेगा, चौथे साल के बाद एक डिक्लाइनिंग रेट कितना, 6% का। तो इसलिए हमको उसको क्या करना पड़ा, 6% दिखाना पड़ा। तो 6.63 हमारा क्या आ गया, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 5वें साल के अंदर। अब हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो रेट ऑफ रिटर्न हमको दे रखा था उसके अंदर से जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है उसको माइनस कर देंगे। तो 6.673 हमारा जो है क्या आया, डिविडेंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर। उसको डिवाइड कर दो डिविडेंड जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट था उसमें से माइनस कर दो 0.06। तो जो 6.6 है डिवाइडेड बाय करेंगे 0.11 से, तो हमारा उत्तर क्या निकल के आ जाएगा, ₹66.63। तो 66.63 नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रेजेंट वैल्यू। तो इसको जब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 66.3 फिर से 16% 4 साल का, तो हमारा ये उत्तर निकल के आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 14.66 प्लस 36.83, हमारा उत्तर निकल के आएगा क्या, 51.50। ये क्या है, हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। क्या है हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट द एंड ऑफ 5th ईयर। 5वें साल को फैक्टर इन करते हुए प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है 51.50 रुपए इक्विटी शेयर की। तो आई बात समझ में। तो P0 का मतलब क्या है, P5 होता तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द 5th ईयर। 5th ईयर को याद ध्यान में करके कैलकुलेट करके हमने P0 निकाला है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनिशियल ईयर। तो इस चीज को बोला जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो 551.50 आपका आंसर निकल कर आ गया। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। उसके बाद है अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड की, कितना अर्न किया है, ये उतना रेलिवेंट नहीं है अब आपके लिए। अब मेन इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 2 स्टेप थे कि ये आपको किस तरह से कैलकुलेट करना है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ थम्स अप दे दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उसके बाद आपका आता है ऑप्शंस क्या होते हैं। देखो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जब आपके पास किसी चीज की चॉइस हो। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल ऑप्शंस, आपको एक सवाल को करने के, उत्तर देने के 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, उसके अंदर से जो सही है आप उसको टिक करके आते हो। ये आपका क्या है, ऑप्शन। मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ये टॉपिक आपको करवाऊं या ये टॉपिक आपको ना करवाऊं।
सिमिलरली आपके पास ऑप्शन क्या है, मेरे यूट्यूब लेक्चर्स देखें या किसी और के लेक्चर्स देखें, आपका अल्टीमेट गोल जिससे पूरा हो रहा है उस चीज को आप करेंगे, तो वो क्या है, आपके पास ऑप्शन है। सिमिलरली मार्केट के अंदर ऑप्शन क्या होते हैं, आपके पास कोई सिक्योरिटी है, लेकिन आपके पास वो सिक्योरिटी का एक ऑप्शन है कि आप इसको एक पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक पर्टिकुलर प्राइस में बेच सकें, ये चीज आपको बनती है ऑप्शन। इस चीज का बहुत एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन यहां दे रखा है, राइट टू बाय और सेल स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ सिक्योरिटी एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस ऑन अ प्रीडिटरमाइंड डेट। बस ये चीज याद रखना, खरीद सको या बेच सको किसी फ्यूचर डेट के ऊपर फिक्स कर दिया। जैसे मान लो आज 15 तारीख है और मैं कहूं कि मैं भाई तेरे से 10-20 तारीख को, आज 15 तारीख है, मैं तेरे से 5 दिन बाद यानी 20 तारीख को 10 शेयर्स लूंगा, 10 रुपए पर शेयर के हिसाब से। अब 20 तारीख को मान लो वो 10 ना होकर 9 रुपए हैं, तो भी मेरा 1 रुपए का नुकसान मैं ही बियर करूंगा। अगर वो 12 रुपए है तो भी 2 रुपए का प्रॉफिट मैं ही गेन करूंगा। लेकिन क्योंकि मैंने ये चीज फिक्स कर दी थी आज कि मैं तेरे को 20 तारीख को 10 शेयर लूंगा 10 रुपए के हिसाब से, तो इस चीज को बोला जाता है ऑप्शन, कि मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास राइट है कि मैं तेरे से 20 तारीख को या एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद इतनी क्वांटिटी में शेयर खरीदूंगा या बेचूंगा, इस रेट के ऊपर बेचूंगा। अब उस दिन जो रेट है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मैटर नहीं करता उस दिन क्या रेट है, मैंने तेरे को आज डिसाइड कर दिया है कि भाई तू 10 दिन बाद ले, 15 दिन बाद ले, मैं तेरे को इस रेट पे इतने शेयर्स देने वाला हूं या तेरे से खरीदने वाला हूं। इस चीज को बोला जाता है ऑप्शन। तो ये चीज है आपकी ऑप्शन, कि भाई ऑप्शन क्या होते हैं। एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, लॉस जो है वो आपको बता दिया मैंने कि अगर उस दिन मार्केट वैल्यू कम है तो वो लॉस आपका है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है तो गेन आपका है। ये ब्लैक एंड स्टोल जो है आपका ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल आता है, ये यूरोपियन मॉडल है, हमारे यहाँ पे ये काम का नहीं है। इससे रिलेटेड आपको कुछ पूछने नहीं वाले हैं, तो इसको जो है इग्नोर कर दीजिए। आपका मेन जॉब स्टार्ट होता है वैल्यूएशन ऑफ फ्यूचर है, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका इकोनॉमिक एनालिसिस जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो इसको जो है एक बार देख लेते हैं। फ्यूचर्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव वेर इन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन आर स्टैंडर्डाइज एंड ट्रेडेड एट एक्सचेंजेस, फ्यूचर में बी डिफाइंड एज स्टैंडर्डाइजेशन फॉरवर्ड्स बीइंग ट्रेडेड एट एक्सचेंज। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो फ्यूचर के अंदर ट्रेड करे जाने हैं उस चीज को बोला जाता है फ्यूचर्स। अब ऑप्शंस और फ्यूचर क्या है, ऑप्शन भी फ्यूचर में ट्रेड करे जाने हैं, फ्यूचर भी फ्यूचर में ट्रेड करे जाने हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ऑप्शंस के अंदर आपके पास राइट होता है करना है या नहीं करना, ठीक है, ऑप्शन में सिर्फ यही फर्क है। फ्यूचर के अंदर आप लॉक्ड हो जाते हो, मैंडेटेड है, अगर आपने कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको करना ही करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने 20 तारीख को उसको एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भाई तेरे से 20 तारीख को मैं इतने शेयर्स खरीदूंगा, तो 20 तारीख जब होगी तो मेरे को वो खरीदने पड़ेंगे, चाहे मेरे पास पैसे हो या ना हो, चाहे कहीं से लाके देने पड़े, दैट इज फ्यूचर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिक्स नेचर का है। ऑप्शन के अंदर मेरे पास राइट होता है, मैं अवॉइड कर सकता हूं उसको, मैं कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकता हूं, अवॉइड कर सकता हूं, नहीं खरीदने भाई। तो ये फर्क है प्राइमरीली ऑप्शंस एंड फ्यूचर के अंदर। इसको ज्यादा डिटेल में जानने की कोशिश मत करना, बहुत जो है इनडेप्थ कॉन्सेप्ट है, कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। डेरिवेटिव्स अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड, एफएनओ के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पोर्टफोलियो के अंदर इस चीज को थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन उसके अंदर भी आपके जो मीडियम है, क्योंकि ये ज्यादा चीजें ना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो मैनेजर्स के लिए जरूरी होती हैं, आपके लिए एक बेसिक प्रिमाइस होना जरूरी है, उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं। तो मैंने आपको बता दिया फ्यूचर्स क्या होते हैं, जब आप किसी चीज में फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट में पड़ जाएं कि इस तारीख को इस रेट के ऊपर मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, करना पड़ेगा। ऑप्शन के अंदर आपके पास इस डेट को इस तारीख को इतने रेट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करना है, लेकिन ऑप्शन है करना चाहो तो कर लो, नहीं करना तो मत करो। तो ये चीज आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की, किस तरह से एनालाइज करना है प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ, सेल्स, तो ये सारी चीज देखना है। तो उसके अंदर जो है इकोनॉमिक एनालिसिस हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमिक्स होती है जो आपकी सारी इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज को, जिसके अंदर ट्रेड, परचेज, प्रोडक्शन, ग्रोथ, सेल्स, ये सारी चीजें फैक्टर इन होती हैं, तो वो आपको पता है इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स जो जिसके अंदर आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती हैं, ट्रेड, सेल, परचेज, जो है आपकी कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे कहाँ पे आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। इसको एनालाइज कैसे करना है, हमारी इकोनॉमी को एनालाइज कैसे करना है। जैसे अभी जो है बाई मंथली आपकी वो आई थी मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली आती है, हर 2 महीने में आती है।
जिसके अंदर आपके ये जो CRR हैं, SLR हैं, बैंक रेट हैं, ये सारे डिटरमाइन किए जाते हैं। इन्फ्लेशन वगैरह को किस तरह से कंट्रोल करना है, क्या रिसर्च वगैरह करी गई हैं, तो वो आपको जो है ये बाई मंथली आती हैं, हर 2 महीने में आती हैं। अभी आई हैं 2-4 दिन पहले बाई मंथली अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। तो वो उसके अंदर भी क्या है, उसके अंदर भी यही चीज़ बताई गई है कि हमारा जो GDP है वो अपने इस करंट ईयर के अंदर 8.7% की ग्रोथ रेट पे है, बहुत अच्छा ग्रोथ रेट है। अपनी जो डेवलप्ड इकोनॉमी है उनसे भी बेटर है। तो ये चीज़ जो आपको दी गई है चार्ट में आपको शेयर कर दूंगा, वो IMF की रिपोर्ट है। तो उस चीज़ को यहाँ पर बताया जाता है, इन्फ्लेशन किस तरह की चल रही है, किस तरह का इन्फ्लेशन करवाना है, किस तरह का इन्फ्लेशन कम करना है, इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे, फिक्स डिपॉजिट्स पे कितने रहेंगे, बैंक के जो आपके सेविंग अकाउंट है उस पे कितने रहेंगे, लोन्स पे कितने रहने वाले हैं, आपका SLR जो आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होता है, फिर आपका कैश रिजर्व रेशो है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपके नेट जेआरएफ में बहुत जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। खासकर अब जो आपका अटेम्प्ट आएगा उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसका तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बजट किस तरह होगा, फिस्कल किस तरह, डेफिसिट क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो ये तो आ गया मोटा मोटा, ये आ गया हमारी बजटरी पॉलिसीज का, क्योंकि बजटरी पॉलिसीज के अंदर मॉनेटरी पॉलिसीज इंकॉर्पोरेट की जाती हैं, वो सारी चीज यहाँ पर बताई जाती हैं। तो इन सबको जब आप एक साथ स्टडी करते हैं वो हमारा क्या बन जाता है, इकोनॉमिक एनालिसिस, जिससे हम एक फिगर पे आते हैं कि हमारी इकोनॉमिक पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो सारी चीजें यहाँ पर बताई जाएंगी, नेशनल इनकम, GDP, GNP, इंटरेस्ट रेट, बजट, टैक्स स्ट्रक्चर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस साइकिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो आप देखते हैं क्या है, तो GDP क्या होता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो, एक होता है GNP, एक होता है GDP। मैं चाहता हूं आप इसका डिफरेंस जो है GDP पढ़ने से पहले करके आए। अभी इस लेक्चर को पॉज करना, गूगल करो GDP वर्सेस GNP। इस चीज को समझना जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। कॉमर्स के लिए ये डिफरेंस GDP और GNP का बहुत इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट है। आपसे कल को कोई पूछ ले कि भाई GDP क्या है और GNP क्या है और क्यों दोनों के फिगर्स अलग अलग आते हैं, वो भी प्रोडक्शन को फैक्टर इन करता है, GNP भी प्रोडक्शन को फैक्टर इन करता है। तो दोनों में फर्क क्या है, तो डोमेस्टिक और नेशनल का फर्क है, ये आप फर्क मुझे जो है गूगल करेंगे, इस चीज को स्टडी करेंगे, और हो सके तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या फर्क है, ताकि मुझे पता चले आप वाकई में पढ़ रहे हैं। टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्रिएटेड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड। Growing GDP of a country indicates the prospect of industrial sector and investor will be optimistic about his return, whereas falling GDP signals a potential slowdown in economy। तो अभी जैसे कोविड के टाइम में हमारी इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव 6-7% के पास चली गई थी, तो क्या था, वो ग्रोथ रेट फॉल कर रहा था हमारी इकोनॉमी का। तो वो क्या था, स्लो डाउन था। और वो स्लो डाउन का फैक्टर एक बहुत मेजर फैक्टर था अपना कोविड है, उसकी वजह से लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो प्रोडक्शन हुई नहीं, फैक्ट्रीज बंद थी, प्रोडक्शन हुई नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन नहीं हुई तो आपका GDP फॉल करेगा, जो ग्रोथ रेट है वो फॉल करेगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखनी है। उसके बाद है इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन आपको पता है, इन्फ्लेशन ये सारे कॉन्सेप्ट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ के आए हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको नए सिरे से समझाना पड़ेगा। इन्फ्लेशन का आपको पता है क्या होता है, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन या गुड्स एंड सर्विसेज, वो सारी चीज़ें आपको पता है। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट आपके बैंक रेट हो गए, SLR CRR हो गए, आपके जो लाइबिलिटीज़ हैं, लोन्स हैं, उसके इंटरेस्ट रेट हो गए। इसके अलावा और इंटरेस्ट रेट आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स के हो सकते हैं, वो सारी चीज़ जो है आपको बताता है। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई, अब मान लो क्या है कि आप लोन लेने गए तो आपको लोन मिल गया 6% पे, होम लोन मिल गया मान लो 6% के ऊपर, तो ऑब्वियसली आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम रहेगा। ऑन दी अदर हैंड आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, ठीक है, आप ज़्यादा लोन जो है ले पाएंगे क्योंकि आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है। ऑन दी अदर हैंड अगर यही रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो आप लोन लेने में जो है थोड़ा सा बैक स्टेप करेंगे कि नहीं यार बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो कंपनी तो बहुत ज़्यादा लोन पे काम करती है, आपको पता है, रिलायंस है, अदानी है, आदित्य बिरला ग्रुप है, इनका अगर आप फॉरेन डेब्ट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आप फिगर भी नहीं कर सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा डेब्ट है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। तो जितना बड़ा आपका लोन होगा ना, आप देखेंगे उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना ही कम होगा। छोटा मोटा लोन लीजिए, जो आपका देखो दो तरह के लोन होते हैं, एक रिटेल लोन है, एक कमर्शियल लोन है।
हम एज एन इंडिविजुअल रिटेल लोन्स लेते हैं तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी क्वांटिटी उतनी ज़्यादा नहीं होती, हमारा टाइम पीरियड भी बहुत कम होता है। जैसे मान लीजिए होम लोन लिया है 5 साल के लिए ले लिया, या 1 करोड़ का ले लिया, कोलेटरल पे डिपेंड करता है, मान लो 1 करोड़ का ले लिया तो आपको जो है 6-7% के अंदर वो होम लोन मिल जाएंगे। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसको 1000 करोड़ का लोन चाहिए, तो उसके ऊपर 6-7% का इंटरेस्ट रेट नहीं होता, उसके ऊपर कम होता है, 1-2% का, 1.5% का, क्योंकि वहां पर मार्जिन बहुत ज्यादा है ना उस सर्टेन अमाउंट के ऊपर ही। तो इसीलिए ये जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है। बजटरी एंड फिजिकल डेफिसिट आपको पता है क्या होते हैं? जब हमारे बजटेड एक्सपेंडिचर हमारे बजटेड इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं बजटरी डेफिसिट। याद रखना मैंने बजटेड शब्द का इस्तेमाल करा है। जब बजटेड एक्सपेंडिचर बजटेड इनकम से ज्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे बजटरी डेफिसिट। जब फिस्कल, जो आपका एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर बजट हो सकता है 1 महीने का हो, 6 महीने का हो, क्वार्टर का हो, इसीलिए वो बजटरी अलग से जो है आपको स्पेसिफाई किया जाता है, ये बजटरी है। क्योंकि बजट 1 महीने का बनाओ 1 दिन का बना लो, क्या फर्क पड़ रहा है। लेकिन फिस्कल जहां पर शब्द आता है तो वो एक फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, पूरे एक साल की, 1 अप्रैल से अगले साल जो है 31 मार्च तक। तो इसीलिए वो पूरे साल के एक्सपेंडिचर अगर पूरे साल के इनकम से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। तो ये भी आपको जो है जो आपको पता होना चाहिए। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? जब आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो आपके इंपोर्ट से ज्यादा हैं तो आपको बीओपी डेफिसिट बोला जाता है। सॉरी, जो आपके एक्सपोर्ट्स हैं, जो यानी आप अपने कंट्री से बाहर भेज रहे हो और जो आप अपनी कंट्री में मंगा रहे हो, वो अगर आपका एक्सपोर्ट ज्यादा है तो उसको बोला जाएगा प्रॉफिटेबल कंडीशन बोली जाएगी, कि हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके बदले हमको ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है। ऑन दी अदर हैंड हम कम इंपोर्ट कर रहे हैं, कम खरीद रहे हैं, तो हमको बदले में कम फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ रहा है। तो ये क्या है? प्रॉफिटेबल सिचुएशन है। इसका उल्टा हो जाए, इंपोर्ट ज्यादा हो जाए और एक्सपोर्ट कम हो जाए, तो उसको बोला जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट, यानी कि बीओपी डेफिसिट में है। तो वो सारी चीजें यहाँ पर बता रखी हैं। मॉनसून एक बहुत बड़ा, मॉनसून का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे? एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर किस? एग्रीकल्चर हमारा क्या है? इंडिया का अभी भी प्राइमरी सेक्टर में माना जाता है, बहुत बड़ा सेक्टर है एग्रीकल्चर। अगर आप कोविड के टाइम की बात करें तो सिर्फ एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा था जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहा था, इवन इन टाइम्स ऑफ कोविड। क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, ठीक है, ऑफिस बंद हो सकते हैं, लेकिन एक किसान खेती करना बंद नहीं कर सकता। अगर वो खेती करना बंद कर देगा ना तो देश भूखा मर जाएगा, और देश के पास खाने को कुछ नहीं होगा तो वो काम कैसे करेगा। तो किसान जो है ना, एक बहुत बड़ी स्पाइनल कोड अगर बोलो आप इसको, रीढ़ की हड्डी है हमारे देश की। चाइना की भी, बहुत जितने बड़े देश हैं, एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, हर देश के अंदर है, जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमीज है उनके अंदर देख लीजिए। और इंडिया बीइंग अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो इसके अंदर तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एग्रीकल्चर का। अगर आप हिस्टोरिकली देखें, 1949 के अंदर चाइना को इंडिपेंडेंस मिली थी, अगर मुझे सही ज्ञान है तो। 1949 से लेकर 78 तक चाइना ने सबसे ज्यादा फोकस अपने इंटरनल एग्रीकल्चर पे किया। ये चीज हिस्ट्री की बुक्स में अगर आप देखें तो आपको मिलेगा। तो क्या है कि उनकी पॉलिसी ये थी, और ये चीज उनको बताई गई थी रशिया ने, बीइंग अ सोशलिस्ट नेशन, उन रशिया ने चाइना को ये चीज बताई थी, उनको एक हेल्प करी थी, एडवाइस दी थी कि आप इंस्टेड ऑफ गोइंग नेश ग्लोबल, आप पहले अपनी कंट्री को उस लेवल पर लेके जाएं कि आप ग्लोबली स्टैंड कर पाए। अगर आप अभी ग्लोबल जाएंगे तो जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो आपको क्या कर देंगी? खत्म कर देंगी। नहीं, वो मत होने दीजिए। तो ऑन एडवाइस ऑफ यूएसएसआर था उस वक्त तो आपको पता होगा ये चीज। तो यूएसएसआर ने ये एडवाइस करी थी चाइना को कि आप जो है पहले इंटरनली मजबूत बनिए, और इंटरनली मजबूत बनने का आपके पास सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है एग्रीकल्चर। अब चाइना ने क्या किया, 49 से 78 तक इस पॉलिसी को अपनाया उसने। अपनी जो माओ जेडोंग थे वहां, अगर आप जानते हो, इंडिपेंडेंस के टाइम में जो उनके लीडर थे वो थे माओ जेडोंग। तो उन्होंने ये चीज करी कि उन्होंने एग्रीकल्चर पे इतना फोकस करा कि इनिशियली 78 तक आते आते उनका एग्रीकल्चर इतना ज्यादा बढ़ गया था, इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो एग्रीकल्चर से जनरेट होने वाला सरप्लस था, उस सरप्लस को इस्तेमाल करके उन्होंने हैवी इंडस्ट्री सेटअप करी। इतने बड़े लेवल के ऊपर इंडस्ट्री सेटअप कर पाए वो उस सरप्लस से, जो उन्होंने इंटरनली जनरेट किया। उनको फॉरेन कैपिटल चाहिए ही नहीं थी, यूज ही नहीं करी उन्होंने, क्योंकि उनका इंटरनल सरप्लस इतना ज्यादा क्रिएट हो गया था सिर्फ सिर्फ एग्रीकल्चर से, सिर्फ उनकी डोमेस्टिक जो एग्रीकल्चर थी। तो उससे उन्होंने हैवी इंडस्ट्री सेटअप करी, और वो आज हैवी इंडस्ट्रीज आपको भी पता है दुनिया के अंदर बेस्ट है, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप नॉच इंडस्ट्री।
और वो इस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब उनको जो है प्रॉफिट दिखता ही नहीं है, वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन पे पहुंचे हैं। एप्पल या अमेरिका ऑल्सो बीइंग जो है एक डेवलप्ड कंट्री, वो स्टिल अभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन थ्योरी पे काम करती है। आप एक एप्पल का प्रोडक्ट खरीदिए, वो पर यूनिट चाइनीज प्रोडक्ट की 4 यूनिट के बराबर आपको जो है इकोनॉमी जनरेट करके देती है एप्पल को। जब चार चार एप्पल के 20 सॉरी Xiaomi के 4 10 20 20 हजार के फोन बिकते हैं, तो जाके कहीं एक एप्पल का फोन आता है। तो चाइना की इकोनॉमी के पास इस वक्त है इकोनॉमीज ऑफ स्केल, प्रोडक्शन लेवल इतना बड़ा है कि उनको अब प्रॉफिट नहीं देखना पर यूनिट, अब उनको देखनी है सेल्स किस तरह से मैक्सिमाइज की जाए। एक्सपर्टाइज, स्पेशलाइजेशन, हर चीज मेड इन चाइना, डेवलप्ड इन चाइना, असेंबल्ड इन चाइना, मेड इन चाइना, इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना। आप देख रहे हैं ये चीज उनकी आई है इंटरनल डोमेस्टिक जो आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करके। हमने हमें भी रशिया ने सिमिलर काइंड ऑफ सलाह दी थी, क्योंकि हमारी भी उस वक्त 70-80% आज भी, उस वक्त इंडिपेंडेंस के बाद 47 के अंदर हमारी भी एग्रीकल्चर ही एक प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस था। लेकिन हमारे अंदर जो है ना प्रिंसली स्टेट्स जिनको रजवाड़े बोला जाता था, उनकी वजह से एक कलेक्टिव नेशन की जो है एक अप्रोच थी वो हम लगा नहीं पाए। 51 तक आते आते पटेल ने जो है सरदार पटेल, उन्होंने ये चीजें काफी ज्यादा सॉर्ट आउट कर दी थी। 560 या 528 प्रिंसली स्टेट्स थी, तो भारत एक नहीं था कभी से। ये जो भावना है कि भारत एक था, वो एक नहीं था। वो नक्शे पे एक दिखता था, लेकिन असल में उसके 530 के लगभग जो है टुकड़े थे उस वक्त, जो सब अपने आप को भारत कहते थे। और उसके बाद फिर डिवीजन पाकिस्तान का, इधर से ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, नीचे श्रीलंका का डिस्प्यूट, ऊपर पीओके का डिस्प्यूट। तो ये सारी, उधर से फिर पाकिस्तान के अंदर भी जो पश्तूनी इलाका था, जो बलूचिस्तान है या अफगानिस्तान के लोग थे जो पाकिस्तान के अंदर इंडल्ज हो गए थे, वो सारी चीज। तो डिस्प्यूट बहुत ज्यादा, डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी ऑल ओवर इंडिया। तो उस वक्त इतना फोकस नहीं कर पाए थे, ये मानी जानी चाहिए। लेकिन हाँ, जब 5 ईयर प्लान्स जो है इनिशिएट किए गए नेहरू जी के द्वारा, तो उसके बाद सिचुएशन इमीडिएटली बेहतर होनी स्टार्ट हो गई थी। तो हमारे पहले 2-3 जो 5 ईयर प्लान्स थे, तो वो तो स्पेसिफिकली सिर्फ एग्रीकल्चर को टारगेट करके थे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाना है। फिर जब हमारी सिचुएशन थोड़ी बढ़िया हो गई, तो 1988 और 90 का जो टाइम था, फाइनेंशियल क्राइसिस का टाइम था बहुत ज़्यादा। तो फाइनली राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने 91 के अंदर अब हर चीज़ से हार मान के ये बोला कि अब इंटरनली इतना नहीं कर पाएंगे, इंटरनली अगर हम और सस्टेन करेंगे तो हम अपना सारा फॉरेन रिजर्व जो है ख़त्म कर देंगे, डिप्लीट कर देंगे, वो सिचुएशन ना आए। तो इसलिए उन्होंने 91 के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए, जब वो एलपीजी पॉलिसीज लाए थे ग्लोबलाइजेशन थ्रू। और जैसे ही वो चीज़ उन्होंने अपने नेशन को ग्लोबल किया, तो हमारे पास फॉरेन कैपिटल बहुत आई, हैवी मात्रा में आई। तो उससे जो है हमारा देश स्टेबलाइज हुआ। और फिर जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आई और ज़्यादा, बट उसके बाद से चीज़ें बहुत स्टेबल हैं, कंसिडरिंग अगर आप रिलेटिव बात करें। हिस्टोरिकली इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस 47 से 91 का टाइम जो था बहुत अनस्टेबल टाइम था, बी इट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, बी इट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, एग्रीकल्चर। लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें इंप्रूव हो गई थी। तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल लेसन मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें थोड़ी समझ में आए। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो किस तरह से आई, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये आपके इकोनॉमिक एनालिसिस के कुछ फैक्टर्स हैं। क्योंकि देखो अब जैसे क्या है, अब बहुत गर्मी है, आप इस चीज़ को जानते हैं। तो किसान जो है क्या कर रहे हैं, मानसून का वेट करते हैं। मानसून आता है तो फसलें, और कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या, मोस्ट केसेस होता ही है कि मानसून ज़्यादा आ जाता है या कम आ जाता है। कम आता है तो फसलों को उतना पानी नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। तो खैर उन चीज़ों को तो किसी तरह से किया जा सकता है ट्यूबवेल्स के द्वारा, या आर्टिफिशियल जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम है वो इतनी डेवलप्ड है आज की, उन चीज़ों को किसी तरह से कॉन्टिन्यूसली आप ऑल्टरनेट कर सकते हो। बट अगर मानसून ज़्यादा आ जाए तो फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं। पानी चाहिए था, मान लो 100 मिलीमीटर, आ गया आप 150, तो 50 का जो एक्सेस है वो खड़ा रह जाता है, मिट्टी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो वैसे फसलें डैमेज हो जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मानसून बहुत ज़्यादा एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और इम्पोर्टेंट और ज़्यादा तब हो जाता है जब एक ऐसा देश जिसका एक प्राइमरी सेक्टर ही एग्रीकल्चर हो, तो उसके अंदर तो और ज़्यादा महत्व रखता है मानसून, तो वो चीज़। फिर इंडस्ट्री एनालिसिस पे आ जाते हैं कि इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल कैसी है। तो ये आप जो है
पायनियरिंग स्टेज, ये सारा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है कि पायनियर कर रहे हैं। पायनियर का मतलब जैसे अगर आपको पता हो तो पायनियर का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज़ में इनोवेशन कर रहे हैं और उस इनोवेशन के अंदर आप बहुत एक्सीड कर रहे हैं। कोई नई चीज़ आपने डेवलप करी है और उस नई चीज़ के अंदर आप एक्सेल कर रहे हैं, तो इसको स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हैं कि पायनियर कर रहे हैं, मतलब वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं और उस चीज़ के अंदर एक्सेल कर रहे हैं। वो चीज़ जैसे आईफोन एप्पल ही बना सकती है। आईओएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो अपने हार्डवेयर के साथ इतना ज़्यादा कंपैटिबल है कि अगर आप 5 साल पुराना आईफोन भी जैसे आईफोन 11 है, अगर आप अमेजोन पे जाएं तो बहुत वियर्ड बात है कि एक 4 साल पुराना फोन भी, 4 है 3 है कितना जितना भी है, वो भी आज 40-45 थाउजेंड के रेट पे बिक रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर आप एमआई का कोई फोन ले, नया फोन, वो 20-25 हजार में आपको बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ऐसा क्यों है कि एक फोन जो 4 साल पुराना है वो आज भी एक प्रीमियम रेट के ऊपर आपको मिल रहा है? सिर्फ इसीलिए क्योंकि एप्पल अपने प्रोडक्ट्स में पायनियर है। और एंड्रॉयड जो स्पेस है वो कितना भी एक्सेल कर ले, एक वन प्लस का फोन है, मैंने वन प्लस का फोन लिया 9, पता नहीं कौन सा, 2 साल हो गए और आज मुझे नहीं लगता ये जो है फोन उस हिसाब से परफॉर्म कर रहा है जिस हिसाब से इसको जो जब नया आया था वो परफॉर्म कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड मेरे घर में जो एक आईफोन 5s है, मैंने पता नहीं कब लिया था, वो मैं मानता हूँ उस चीज वो डिग्रेड हुआ है, लेकिन जो स्मूथनेस उसके यूआई में है ना, वो इसके अंदर नहीं रही अब 2 साल के बाद तो बिल्कुल नहीं। मैं ये, और मैं क्या बताऊं, वो कैमरा जो है और इसका कैमरे में बहुत सिग्निफिकेंट फर्क भी नहीं है। तो ये चीज आपको देखनी चाहिए कि एक इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल डिपेंड करती है वो कितनी लंबे दौर के लिए कितने बेहतर तरीके से एक प्रोडक्ट के अंदर स्पेशलाइज कर सकती है। यू कैन नॉट रिप्लेस एन आईफोन विद एनी एंड्रॉइड फोन। बहुत सीरियस बात है, बहुत एक फैक्ट है, बीट इन टर्म्स ऑफ कैमरा, बीट इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेटिविटी। तो वो चीज यहाँ पर, और आज पहले इनिशियली क्रिटिसाइज किया जाता था बैटरी लाइफ के ऊपर, लेकिन आजकल तो वो भी गया, बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी है आईफोन की। तो खैर मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बट ये फैक्ट है, एक रियल फैक्ट है, हार्ड फैक्ट है। तो ये चीज़ जो है देखनी पड़ेगी। कितनी जल्दी ग्रोथ स्टेज में पहुंचा है वो देखने हैं। मैच्योरिटी कितनी देर तक रखी गई है, जैसे एप्पल है वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज के ऊपर है, और वो आज से नहीं है, वो शुरू से है। आप अगर ये चीज़ देखो, बल्कि वो, मैं यूं नहीं कह रहा कि वो मैच्योरिटी स्टेज पे है, वो अभी भी ग्रोथ स्टेज पे है, वो मैच्योरिटी पे पहुंचा ही नहीं है। क्योंकि मैच्योरिटी पे पहुंचने का मतलब क्या है, सैचुरेशन लेवल पर पहुंचना, लेकिन वो अभी भी ग्रो कर रहा है। हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया बेहतर देता है पिछले प्रोडक्ट से, चाहे वो परफॉर्मेंस दे, चाहे वो कैमरा अपग्रेड्स दे, चाहे वो किसी और तरह की स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी बढ़ाए, तो वो चीज़ फिर डिक्लाइन स्टेज आ जाती है। तो ये तो आपको पता ही है, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज, डिक्लाइन स्टेज, ये आपको पता है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ग्रोथ इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, आईटी है, इलेक्ट्रॉनिक है, सेल्यूलर, पेट्रोकेमिकल है। अब क्या है, देखो पेट्रोल है, फ्यूल है किसी भी तरह का, तो वो हमेशा ही ग्रोथ स्टेज पे रहेगा, वो कभी डिक्लाइन नहीं करेगा। जब तक फ्यूल एक्सट्रैक्ट हो रहा है तब तक वो ग्रो कर रहा है। लोग नई गाड़ियां लेते रहेंगे जब तक मार्केट में पेट्रोल आता रहे, सिंपल सी बात है। कोविड के टाइम में लोगों ने और गाड़ियां ली, क्यों ली? क्योंकि ये भावना लोगों में आ गई कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेंजरस है, तो चाहे छोटी गाड़ी लेनी पड़े पर लेनी पड़ेगी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को इतना बूस्ट मिला है। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बूस्ट मिलने का डायरेक्ट मतलब क्या है, फ्यूल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है, तेल तो डलवाएंगे लोग। और कहीं ना कहीं एक एक और नई इंडस्ट्री सामने आई है, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, कि कभी ना कभी फ्यूल भी खत्म हो जाएगा तो हमको इलेक्ट्रिक एक सस्टेनेबल रिसोर्स के ऊपर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो टाटा ने बहुत बढ़िया इनिशिएटिव ले रखा है, नेक्सॉन ईवीज, अपनी जो और नई छोटी पंच ईवी आई है, टिगोर है, ये सारी क्या है, ईवीज हैं। सिमिलरली हुंडई की कोना आती है, फिर किया की अभी एक नई आई है। तो ये सारी क्या है, एक ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो ग्रोथ पे ही रहती हैं। फिर साइक्लिकल आ जाती है जो ग्रोथ, तो सीजनल डिपेंड करता है। जैसे क्या है, आम है, फूड है, तो आम इस सीजन में ग्रोथ पे है, बहुत बढ़िया बिकेगा। सर्दियों में कौन खाएगा? आते हैं सर्दियों में भी आम, मैं मना नहीं कर रहा। पाकिस्तानी आम जो हैं अगर आप खा के देखो तो दे आर कंसिडर्ड द बेस्ट। पाकिस्तानी आम इतने बड़े बड़े होते हैं, वो आते हैं, महंगे आते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन बहुत टेस्टी होते हैं। तो वो आम अगर आप खाओ वो सर्दियों में मिलेंगे आपको, क्योंकि वो स्टॉक करके रखते हैं, उस चीज़ को प्रिजर्व करके रखते हैं, और अगर वेल प्रिजर्व्ड हैं तो आपको एग्जैक्टली वही टेस्ट मिलेगा जो आपको गर्मियों में मिलेगा। लेकिन इन जनरल बात की जाए तो आम इज अ समर फ्रूट, आप गर्मियों में उसको खाएंगे एंड देन फिर आप उसको सर्दियों में छोड़ देंगे।
सिमिलरली और भी इस तरह की जो फूड के खासकर ये चीज रहती हैं वो साइक्लिकल रहती हैं, कि एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर वो पीक करता है, देन एकदम वो डिक्लाइन में चला जाता है, तो वो चीज़। डिफेंसिव इंडस्ट्रीज हैं जो जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो वो स्टेबिलिटी शो करती हैं। डिफेंसिव का मतलब स्टेबल इंडस्ट्रीज, जैसे बिस्किट्स हैं, पार्ले जी वगैरह हो गया, या और कोई भी बिस्किट इन जनरल, वो कांस्टेंट ग्रो स्टेबिलिटी पे रहते हैं, उनमें कोई ग्रोथ नहीं है, कोई डिक्लाइन नहीं, वो स्टेबल है बिल्कुल। आप उनको सर्दी गर्मी हर साल हर दिन रोज खाएंगे, तो वो चीज़ इस तरह से आ जाती है। फिर साइक्लिकल ग्रोथ है, साइकिल में भी ग्रोथ आ जाती हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब साइक्लिकल ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, फ्यूल प्राइसेस कम होंगे तो लोग गाड़ियां ज़्यादा लेंगे। क्यों? क्योंकि फ्यूल प्राइसेस कम होने का मतलब क्या है? एक तो लोगों को पेट्रोल फ्यूल, अगर मान लो पेट्रोल की गाड़ी लेते हैं तो और फ्यूल सस्ता हो जाता है, तो अच्छी बात है, वो ज़्यादा लॉन्गेटिविटी बढ़ा रहे हैं अपनी गाड़ी की, ठीक है, उनको भी इकोनॉमी मिल रही है। और एंड ऑन दी अदर हैंड कंपनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, फ्यूल कम है, तो गाड़ियों जो आपकी प्रोडक्शन साइकिल है उसके अंदर आपको कम फ्यूल, सॉरी कम रेट पे फ्यूल मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो वो भी मतलब इसके अंदर कोरिलेशन देखना पड़ेगा साइक्लिकल ग्रोथ इंडस्ट्री के अंदर, कि कौन सी इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है और किस टाइम उसकी साइकिल बढ़िया चल रही है। तो वो साइकिल अगर बढ़िया चल रही है तो दूसरी चीज़ ग्रो करेगी। जैसे मैंने वो बताया कि भाई गाड़ियों का, अगर मान लो कोविड साइकिल ले लो, तो उसके अंदर गाड़ियां बहुत बिकी, तो गाड़ियां बहुत बिकने से फ्यूल इंडस्ट्री ग्रो हो गई। ये चीज़ जो है देखने वाली है। तो पोर्टर्स फाइव फोर्सेज आ जाती हैं, एंट्री ऑफ न्यू कंपनी, राइवलरी अमंग एक्सिस्टिंग, तो ये सारी चीज़ें आपको, तो ये बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसके अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट जो है आपके लिए नहीं है। कंपनी एनालिसिस किस तरह किया जाता है, इकोनॉमिक एनालिसिस किस तरह किया, इंडस्ट्री एनालिसिस किस तरह करा, तो हम मैक्रो फैक्टर से माइक्रो फैक्टर पे शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप ध्यान दे रहे हो ये चीज़। फुल इकोनॉमी को किस तरह से एनालाइज करना है, फिर इकोनॉमी में जो बड़ी यूनिट्स हैं यानी कि एक कलेक्शन ऑफ कंपनीज, इंडस्ट्री, उसको कैसे एनालाइज करना है, फिर इंडस्ट्री के अंदर इंडिविजुअल यूनिट्स यानी कंपनी, उसको कैसे एनालाइज करना है। तो वो क्वालिटेटिव की बिजनेस मॉडल कैसा है, मैनेजमेंट कैसी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसी है, कल्चर कैसा है, अर्निंग कैसी है, फाइनेंशियल लीवरेज कैसा है, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसा है, कॉम्पिटिटिव एज कैसा है। तो आपको फाइनेंशियल लीवरेज और ऑपरेटिंग लीवरेज का तो आपको पता है, फाइनेंशियल लीवरेज होती है लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिंग क्या होती है ऑपरेशनल, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए अब आप ले लेते हो। फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर होता ये है मोस्टली कि एक एसेट की फुल यूजफुल लाइफ के लिए उसको लीज किया जाता है। तो वो यहाँ पर चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अगर इसको खुद भी पढ़ेंगे, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अब देख लीजिए क्या होता है। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करें। ट्रायल बैलेंस आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, या जिसको आप प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। कंपैरेटिव क्या होता है, जब आप उसको कंपैरिजन में डाल दो, अपने ही साल पिछले साल कैसी थी, यूजुअली यही होता है, 2 सालों की हमेशा दिखती हैं, पिछले फाइनेंशियल ईयर की और करंट फाइनेंशियल ईयर की, ताकि आप क्या कर सको, ट्रेंड एनालिसिस कर सको। पहले क्या था, पहले प्रॉफिट किस वजह से, आप पर्टिकुलर एक एक स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ देख पाओगे, पहले क्या चीज़ कैसी थी अब कैसी है, तो आप उसको इंडिविजुअली फोकस कर पाओगे, तो वो है आपका ट्रेंड एनालिसिस। फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, जिसके अंदर आप टर्नओवर रेशो, लीवरेज रेशो, करंट रेशो, डेट इक्विटी रेशो, प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर देख पाओगे। फिर एस्टिमेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है वो चीज़ देखनी है। मेजर ऑफ व्हाट एन एसेट इज वर्थ, कितना वर्थ है, तो या तो इसको इंट्रिंसिक वैल्यू के अलग अलग मॉडल्स हैं। तो अगर मान लो बेसिक टर्म्स में बात करो, तो कुछ कंपनी हिस्टोरिकल वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेती है, कि भाई जो इसकी वर्थ कितनी है जिस चीज़ पे ये एक्वायर हुई है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ऑन दी अदर हैंड कुछ चीज़ें मार्केट वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू मान लेती हैं। तो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है कि आप अपने एसेट को किस वर्थ पे वैल्यू कर रहे हो, उस चीज को इंट्रिंसिक वैल्यू बोल। कुछ कंपनी हिस्टोरिकल वैल्यू के ऊपर अपने एसेट्स को रिकॉग्नाइज करती हैं, तो उनके लिए वर्थ क्या हो जाएगी, हिस्टोरिकल, तो इंट्रिंसिक वैल्यू हिस्टोरिकल। ऑन दी अदर हैंड कुछ कंपनी मार्केट वैल्यू पे अगर अपने एसेट को जो है वो करती है, एस्टिमेट करती हैं, उनके लिए इंट्रिंसिक वैल्यू हो जाएगी अपनी मार्केट वैल्यू। अगर कोई फर्म फ्यूचर वैल्यू या रिप्लेसमेंट कॉस्ट के ऊपर, यानी आने वाले टाइम में इसको कितनी वैल्यू पे बदला जा सकता है, बेचा जा सकता है, उस पे अगर आप वैल्यू कर रहे हो, तो वो इंट्रिंसिक वैल्यू बन जाएगी। तो इस तरह का एक कॉन्सेप्ट है जो सब्जेक्टिव मैटर है। तो इस चीज में भी आपका जो है ये चीज आपके लिए उतनी रेलिवेंट नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया। तो यहाँ पर आपकी जो है यूनिट थर्ड कंप्लीट होती है। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जीडीपी जीएनपी का जो डिफरेंस है वो कमेंट सेक्शन में मुझे कोई बच्चा जो है बताएगा तो बहुत बढ़िया बात है।
और आपके तो देखो, आप पूछते हो ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं क्वेश्चन पेपर भी शेयर कर दूंगा, लेकिन ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही कहीं ना कहीं मैच करते हैं। सारे नहीं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन यूजुअली नहीं आते हैं, लेकिन जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आप उस पर तो ज़रूर फोकस करना। हर यूनिट के एंड में ये सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दे रखे हैं। इन सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पे स्पेशली जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उन पर जरूर फोकस करना, वही आपके पीवाईक्यूज या आपके क्वेश्चन बन के आते हैं। क्वालिटेटिव फैक्टर हैं, फैक्टर कंसिडर मेजर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी। तो इसमें आपसे पूछ रहा है इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक एनालिसिस कैसे करना है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वो सारी मॉनसून, वो सारी चीज इसमें पूछ रहा है कंपनी में कैसा करना है। तो उसके अंदर क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव फैक्टर अभी पढ़े हैं हमने, मैनेजमेंट कैसी है, स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है। क्वांटिटेटिव फैक्टर में आपका प्रॉफिट, अर्निंग्स, वो सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो सारी यहाँ पर आपको बतानी है। तो ये चीज़ आपको जो है आपकी यूनिट आपकी थर्ड कंप्लीट होती है। यूनिट फोर अब आने वाले दिनों में स्टार्ट कर देंगे। इसमें कोई डाउट है या तो वो चीज़ है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, साथ साथ पढ़ते रहिए और धन्यवाद।